पिछली कई दिनों से हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट का जो पार्ट है काफ़ी हद तक जो है हम लोगों ने कवर कर लिया है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो आज फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं, ऐसा तो कोई नहीं है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम लोगों ने जो बेसिक एक ज्योग्राफी का पार्ट होता है, जो आप कह सकते हैं फंडामेंटल ऑफ जियोग्राफी, भूगोल का एक सामान्य परिचय के रूप में आपको जानकारी देता है, जिसमें जैसे 4 यूनिट्स में बांटा गया था। फर्स्ट यूनिट का बहुत सारी बातों को हम लोगों ने किया 3-4 क्लास में। अभी हम लोगों ने क्या नाम है, मुझे लगता है कि फर्स्ट यूनिट का कौन सा पार्ट बचा है? हाँ, मीनिंग डेफिनेशन हो चुका था ना। मीनिंग और डेफिनेशन हो चुका था, नेचर भी हो चुका था, एम भी हो चुका था, और क्या नाम है, ऑब्जेक्टिव से हो चुका था। बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे, मुझे जहाँ तक लग रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। ब्रांचेज ऑफ जियोग्राफी हो चुका था, ब्रांचेज ऑफ जियोग्राफी हो चुका था। तो ये बातें हम लोग जो है पिछले 3-4 क्लास में कर चुके हैं। फर्स्ट यूनिट का 2 क्या ना टॉपिक और आप लोगों को पढ़ने हैं, जिसमें ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। एक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जियोग्राफी का, 1-2 पॉइंट्स मुझे लगता है बात हुई थी इन दोनों की, लेकिन हालांकि आज हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जियोग्राफी। फिर एक जो लास्ट टॉपिक है, डुअलिज्म इन जियोग्राफी, भूगोल में द्वैतवाद जिसे हम लोग कहते हैं। अभी पहले हमने अगला टॉपिक, आज का खैर बहुत लंबा टॉपिक है वो, जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जियोग्राफी का है, इसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद में फिर लास्ट में जो है हम लोग बात करेंगे। और फिर जो सेकेंड यूनिट है आप लोगों का, ये बहुत ही मतलब जान लीजिए कि रिलेवेंट टॉपिक है, आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स से संबंधित प्रश्न बनेंगे जो आपकी आगामी, जो आप लोग किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होंगे, तो भूगोल में बहुत अधिक प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, इस यूनिट से आप लोगों से, ठीक है ना। जिसमें फिजिकल डायमेंशन में आपको वही यूनिवर्स है, सोलर सिस्टम क्या है, और अर्थ मूवमेंट क्या है, और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स क्या है, और टाइम कैलकुलेशन क्या है। इस पे तो खैर यहीं से जीएस की क्लास में अगर भूगोल के पार्ट का हम शुरुआत करते हैं, अभी कल हम लोग बात नहीं कर रहे थे, इसीलिए ऊपर क्लास में हम लोग बात कर रहे थे ना, यूनिवर्स क्या होता है और सोलर सिस्टम क्या होता है, फिर अर्थ क्या होता है, उसके बारे में। तो यहीं से शुरू होता है, कोई भी भाग शुरू होता है तो सबसे पहले हम लोग यूनिवर्स से शुरू करते हैं। फिलहाल ये बात तो होती रहेगी हम लोगों के बीच में। अभी आज का जो टॉपिक है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं पहले, और उसके बाद में फिर जैसे जैसे नेक्स्ट टॉपिक आता जाएगा हम लोग बात करते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं जरा क्या है ये चीज़ें। ये सारी बातें तो हो चुकी थी हम लोगों की, ये भी हो चुका थी, ये चीज़ है, ये है ना भूगोल की मौलिक संकल्पनाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है ना। कोई भी विषय होता है, हर विषय का कुछ ना कुछ एक मौलिक संकल्पना होती है, और उन्हीं संकल्पनाओं के आधार पर जो है उस विषय वस्तु का जो होता है, उस विषय का जो होता है, एक आधार प्रदान करता है, और उसी के आधार पर उसकी एक नींव खड़ी होती है, बड़ी स्मारक जो होता है, जो बिल्डिंग होती है वो खड़ी होती है इन्हीं संकल्पनाओं के आधार पर, ठीक है ना। अब देखते भी, ठीक है ना। तो हम लोग संकल्पनाओं पे बेसिक बात, इस पे 2-3 पॉइंट बात हुई थी, जिसमें एक है भूतल की संकल्पना। वही पुरानी बातें आपको देखने को मिलेंगी, इसमें भी वही सारी पुरानी बातें देखने को मिलेंगी कि जो हमको मीनिंग में, डिफिनेशन में, उद्देश्य में, प्रकृति में देखने को मिले थी, ठीक है ना। भूतल का मतलब ये है, नेक्स्ट आ गया क्या, कि
एक सामान्य सा परिभाषा है कि भूगोल एक स्थानिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी तल का अध्ययन तो भूगोल में होता ही होता है, ठीक है ना। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो ये तो सामान्य सी बात है, ये सामान्य सी एक संकल्पना है भूगोल में कि भूगोल पृथ्वी तल का अध्ययन करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं अवस्थिति की संकल्पना। इस पे भी बात मुझे लगता है हुई ही है, ठीक है ना, कि किसी वस्तु, स्थान या घटना पृथ्वी तल पर कहीं ना कहीं अवस्थित हो। भाई कोई भी, अभी हमने जैसे भूकंप की बात की, अभी हमने जैसे भूकंप की बात की, तो पहले वो घटना है, एक घटना है ना, एक घटना है, कहाँ है हुई? नेपाल के काठमांडू में, जिसका प्रभाव हम लोग भी देखे। भाई जान माल का नुकसान नहीं हुआ हमारे यहाँ, लेकिन कहीं ना कहीं तो हुआ। तो कोई घटना हुई, किसी स्थान पे हुई, ठीक है ना, उसका एक भौगोलिक अवस्थिति है, उसकी एक ज्यामितीय अवस्थिति है, ठीक है ना। ज्यामितीय स्थिति हमने बताया नहीं कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से जब आया करो धीरे से जाके पीछे बैठ जाया करो, ठीक है ना। और कम से कम इस शिद्दत से तो आप लोग आ रहे हैं कि हमको पढ़ाई करने के लिए आना है, तो पढ़ाई करने के लिए पूछा नहीं, या धीरे से जाके ज्ञान ले लीजिए आकर के, है ना। एक फिल्म आई थी 3 इडियट्स, याद है? देखिए आप लोग, वो जो है धीरे से जाके हर क्लास में बैठ जाते थे। तो ज्ञान जहां भी बटे धीरे से जाके बैठ के ले लीजिए, पूछिए मत। और ज्ञान के लिए किसी को रोकना नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन अनुशासन बना करके जाइए तो ज़्यादा ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ये बातें हम लोगों ने पहले भी कर चुके। नेक्स्ट है क्षेत्रीय विविधता की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। हेटनर महोदय ने इसमें लिखा भी है काफ़ी अच्छा, पृथ्वी क्षेत्रों और स्थानों का अध्ययन करता है। पृथ्वी क्षेत्रों और स्थानों का ही अध्ययन करता है। कोई भी स्थान है, चाहे वो स्थल मंडल हो, जल मंडल हो, वायुमंडल हो, ठीक है ना। और इसी पृथ्वी का किसी न किसी स्थान पर है, और हर स्थानों का ये अध्ययन करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे ही हम इसको, क्योंकि ये दूसरी बार ये रिपीट हो रहा है, पार्थिव एकता की संकल्पना, जिसमें जो है कहते हैं हम्बोल्ट, रिटर और कुछ जो जर्मन भूगोलवेत्ता थे, इनका ये मानना था कि पार्थिव एकता की संकल्पना विभिन्न तत्वों के मध्य घनिष्ठ संबंध रखता है, व्यक्त करता था। इसे अंतर संबंधों की संकल्पना कहा जाता है। तो जितने भी जर्मन भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने पार्थिव एकता की संकल्पना के महत्व को बहुत विस्तृत रूप से जो है परिभाषित किया है, ठीक है ना। जिसमें रेडजेल का मानना था कि पार्थिव एकता के सिद्धांत को ही प्रमुख माना। ये संपूर्ण विश्व को उनके व्यक्तिगत तत्वों के रूप में नहीं, बल्कि सभी तत्वों को समझ करते थे। ये बहुत घिसी पिटी बातें हो गई, ठीक है ना। कालिक परिवर्तन की संकल्पना, ब्रून्स कहते हैं, ब्रून्स के शब्दों में हमसे संबंधित प्रत्येक वस्तु परिवर्तित हो रही है। वही बातें हैं, हमने कहा नहीं था कि चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। उनका ये मानना था जीन ब्रून्स का कि इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो परिवर्तनशील ना हो, उसमें बदलाव होते रहते हैं। कोई भी वस्तु, आप किसी में तीव्र गति से बदलाव होते हैं, किसी में बहुत धीरे धीरे बदलाव होते हैं, ठीक है ना, लेकिन बदलाव होते ही होते हैं। बच्चा एक जो इन्फेंट होता है, जन्म लेकर के कब कितना बड़ा हो जाता है पता नहीं चलता है, उसको तो नहीं पता चलता है ना। आप लोग इतने बड़े हो गए हैं, और बड़े हो जाएंगे ना। तो मतलब ये तो बहुत तीव्रकालिक प्रक्रिया है बदलाव की, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा स्तर पर होते हैं कि बहुत धीरे धीरे बदलाव। जैसे मान लीजिए कि पर्वतों की ऊंचाई, जैसे कहा जाता है आज भी जो हिमालय की श्रेणियां हैं, नवीन वलित पर्वत की श्रेणियां हैं, आज भी उनकी ऊंचाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। और कुछ जो जैसे प्राचीन आर्कियन जो श्रेणियां हैं, वो क्या है, उनकी ऊंचाई जो है धीरे धीरे कम हो रही है, अपक्षयित हो रही है। जब अपक्षयित होंगी, मिट्टी हटेगा वहाँ, तो उसकी ऊंचाई में क्या होगा, गिरावट होगा ना। ये सब भी बातें हम करेंगे कि आखिर हिमालय की ऊंचाई क्यों बढ़ रही है, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, क्या कारण है हिमालय के निर्माण में,
जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो फिर क्या होता है, ठीक है ना। इन सारे बिंदुओं पे हम लोग बात करेंगे और भूगोल में ही आपको सीखने को मिलेगा, बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। चलिए, प्रदेश की संकल्पना, इस पे भी बात हुई थी, प्रदेश की संकल्पना पे बात हुई थी ना, नहीं हुआ था? अच्छा, नहीं हुआ था। अच्छा, इसमें यहीं पे हम लोग आकर के रुक गए थे और क्लास हम लोगों का डिस्टर्ब हो गया था कि प्रदेश की संकल्पना पे ही हमको बात करना था। देखिए, अध्ययन की, अभी जो एक टॉपिक आप लोगों ने देखा था कि अध्ययन की दो पद्धतियां, मुख्य रूप से अध्ययन की दो पद्धतियां होती हैं। कितनी पद्धतियां? दो पद्धति। एक क्रमबद्ध पद्धति होती है और दूसरी जो पद्धति होती है वो प्रादेशिक अध्ययन की पद्धति होती है। क्रमबद्ध में सिस्टमेटिक अध्ययन किया जाता है और प्रादेशिक, चूंकि हम लोगों का ये प्रदेश की संकल्पना है इसलिए प्रदेश की संकल्पना को ही केंद्र में रख करके हम लोग बात करेंगे। और क्रमबद्ध जब हम लोग उपागम पढ़ेंगे तो उपागम में उसका अध्ययन करेंगे। प्रादेशिक अध्ययन में क्या होता है कि कोई ऐसा भूभाग होता है, क्षेत्र होता है, कोई ऐसा बड़ा भूभाग या क्षेत्र होता है जिसमें कुछ विशेषताएं, कुछ तत्वों की विशेषताएं, एक तत्व हो सकते हैं, दो तत्व हो सकते हैं, तीन तत्व हो सकते हैं, कई तत्व हो सकते हैं। अभी हर्बर्ट हार्टसोन ने अभी उन्होंने उसकी कई तत्वों को जो है डिफाइन किया, अभी आगे हम लोग देखेंगे भी। जब कुछ तत्वों की विशेषताएं जितने क्षेत्र तक एक समान पाई जाती हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक प्रदेश कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एक प्रदेश कहते हैं। चाहे वो वनस्पति प्रदेश हो सकता है, मृदा प्रदेश हो सकता है, जलवायु प्रदेश हो सकता है, जनसंख्या प्रदेश हो सकता है, भाषा प्रदेश हो सकता है, ठीक है। तो कहीं एक तत्व को आधार बना करके माना जाता है, कहीं दो तत्व को आधार बना के माना जाता है, प्रदेश का निर्धारण किया जाता है, सीमांकन किया जाता है। अभी आप लोग समझ नहीं पाएंगे, अभी आगे हम बात जब करेंगे तो आप क्लियर हो पाएंगे कि आखिर प्रदेश होता क्या चीज है। अभी तो आप नहीं समझ पा रहे हैं ना कि प्रदेश क्या होता है, अभी आपके दिमाग में नहीं बैठा होगा, मुझे पूरा विश्वास है नहीं बैठा होगा। अगर किसी के दिमाग में बैठा हो तो बताए। वो नहीं समझ में आया ना प्रदेश क्या होता है? प्रदेश जानते हैं आप लोग? अरे वो प्रदेश जो हम उस दिन बताए थे वो नहीं, जो राज्य और प्रदेश बताए थे वो नहीं, प्रदेश नहीं जानते इसका मतलब आप लोग। चलिए हम लोग अभी बात करते हैं। देखिए, पहले कुछ जो इनका क्या कहते हैं विद्वान है उनकी बातों को हम लोग देख देते हैं। इसके ही आधार पर भूगोल को क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल में विभक्त किया गया। दो भागों में हमने बांट दिया ना, ये एक ये और एक ये, ठीक है ना। ये हम लोग पीछे जा रहे हैं क्या? ये आ गए। क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल में बांट दिया, ठीक है ना। एक प्रदेश के अंतर्गत, ध्यान से पढ़िएगा, शब्दों को देखिएगा और ना समझ पाइए तो शब्दों को तोड़िएगा, ना तोड़ पाइएगा तो पूछिएगा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन आगे तभी बढ़िएगा जब समझिएगा, ठीक है ना। आगे तभी बढ़िएगा जब समझिएगा। एक प्रदेश के अंतर्गत किसी तत्व या तत्वों की समानता, एक तत्व या तत्वों की समानता पाई जाती है। विभाजन के किसी निश्चित आधार पर जितनी दूरी तक, आप लोगों को एक चीज हम समझा दें पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां एक शब्द है तत्वों की समानता, इसको देख पा रहे हैं आप लोग? किसी निश्चित आधार पर जितनी दूरी तक या समरूपता पाई जाती है उसे एक प्रदेश कहते हैं। अब इतना अगर आप समझ जाएंगे तो अभी समझे। मान लीजिए कि जैसे एक छोटा सा इलाका, ये महोना का इलाका है, छोटा सा एक महोना का इलाका है। यहाँ की जो वनस्पतियां हैं या यहाँ की जो लोग रहते हैं, मान लीजिए एक भाषा प्रदेश में अगर हमको बांटना है तो एक कहावत है भारत में कि कोस कोस पर पानी बदले और चार कोस पर बानी, यही है भारत की कहानी। मतलब नहीं समझे आप लोग? भारत में इतनी विविधता है, भारत में
इतनी डाइवर्सिटी है कि आप जो है 1, 2, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पे आप चले जाएंगे तो वहां बहुत परिवर्तन देखने को आपको मिल जाएगा। बोली में अंतर आ जाएगा। आता है कि नहीं आता है? एक स्टेट में ही कई भाषाएं बोली जाती हैं। एक स्टेट में, अब जैसे उत्तर प्रदेश एक राज्य है, यहाँ उर्दू भी बोली जाती है, यहाँ हिंदी भी बोली जाती है, अंग्रेजी भी बोली जाती है। 2 भाषाओं को, हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू को तो राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। और आप देखेंगे थोड़ा सा स्टेट एक और क्रॉस कर जाइए, पश्चिम बंगाल चले जाइए, वहाँ बांग्ला भाषा हो जाएगा। अगर आप जिले में एक जिले से दूसरे जिले में चले जाएंगे तो वहाँ आपकी बोलियां बदल जाती हैं। कहीं खड़ी बोली है तो कहीं अवधी है, तो कहीं भोजपुरी है, तो कहीं मगही है, कहीं बघेली है, तो कहीं बुंदेली है। ये सब बोलियां है ना। तो ये क्या है? डाइवर्सिटी। अगर हमको एक भाषा प्रदेश या बोली प्रदेश में बांटना हो तो जितनी दूरी तक उसका विस्तार होता है उसे हम, उस क्षेत्र को, उस बोली का एक प्रदेश कहते हैं। समझो, मान लीजिए कि इतने एरिया में एक बोली बोली जाती है, यहां से इधर नहीं है, बीच में इधर उधर थोड़ा बहुत संक्रमण जोन होता है। संक्रमण जोन को बहुत मायने नहीं रखता है, ठीक है ना। तो वो, अब इसमें चाहे एक तत्व की प्रधानता, मान लीजिए कि अगर हमको जलवायु प्रदेश देखना हो, मान लीजिए हमको जलवायु प्रदेश, तो जलवायु के कुछ तत्व होते हैं, 2-3 तत्व होते हैं। जैसे एक तापमान हो गया, एक आर्द्रता हो गया और एक वर्षा हो गया, ठीक है ना। तो किसी इस क्षेत्र में जहां तक तापमान, वर्षा और आर्द्रता में समानता जहां तक देखने को मिलेगी, वह क्षेत्र एक जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। एक जलवायु प्रदेश के नाम। जैसे अब भारत में क्या है? भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाया जाता है। अब उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का मतलब ये हो गया कि यहाँ का औसत तापमान इतना है, यहाँ का आर्द्रता इतना है, यहाँ का वर्षा इतने सेंटीमीटर होता है। तो ये तीनों चीजें जहां तक उस मात्रा में पाई जाएंगी वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश हो जाएगा। आप समझ में आया? और हो जहां से उसके बाद जहां तक उसकी सीमा है, जहां की सीमा में समरूपता दिखाई पड़ती है, उसके बाद दूसरी विशेषता हमको देखने को मिलेगी। इसीलिए तो पूरे पृथ्वी पर कई जलवायु प्रदेश देखने को मिलते हैं। जैसे विषुवतरेखीय जलवायु प्रदेश हो गया, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश हो गया, चीन तुल्य जलवायु प्रदेश हो गया, ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश हो गया, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश हो गया, साइबेरियन तुल्य जलवायु प्रदेश हो गया, टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश हो गया। ये सब क्या है? मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश हो गया। ये किन्हीं न किन्हीं तत्वों के आधार पर बांटा गया है। भाई क्यों हम कहते हैं कि क्या नाम है, किसी का अगर हमको विभाजन करना हो, जैसे एक बालक वर्ग हो गया, एक बालिका वर्ग हो गया, तो बालक वर्ग में और बालिका वर्ग में अगर हम भेद करके अलग नाम रखे हैं तो कुछ तो अंतर होगा, तभी तो दो चीजों को बंटवारा हो पाया है। तो वही है, तो कहीं एक तत्व को आधार बना करके बंटवारा किया गया, कहीं 2 तत्व को आधार बना के बंटवारा किया गया, कहीं 3 को किया गया, कहीं 4 तत्वों को आधार बना करके बंटवारा। हालांकि ये प्रदेश जो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, ये जो है बहुत बड़ा। अभी देखिए, अमेरिकी भूगोलवेत्ता कौन है? डी यूटेल्सी। इनका नाम प्रदेश में याद कर लीजिएगा, प्रदेश में इनका बहुत गहरा अध्ययन है, ठीक है ना। ने बताया कि प्रदेश में कम से कम 16 विषय होते हैं। कितने विषय होते हैं? 16 विषयों या उपादानों का समावेश होता है कि आधार पर प्रदेश का सीमांकन किया जाता है, ठीक है ना। ये जिस भी प्रदेश का सीमांकन करते हैं उसमें 16 आधारभूत जो तत्व होते हैं, विषय होते हैं, उनके आधार पर किसी प्रदेश का सीमांकन करते हैं। ये समझ में आ गया? अब ये कहते हैं कि प्रदेशों
की प्रकार प्रदेशों को दो बृहद वर्गों में बांट दिया गया। जैसे उसके लिए कार्य होते हैं, उसके प्रदेशों का जो निर्माण होता है उसका एक फंक्शन होता है, एक प्रोसेस होता है। क्या होता है जरा हम लोग देख लेते हैं आगे कि आखिर क्या होता है। देखिए, दो भागों में बांट दिए ना इसको। एक जो है जेनरिक रीजन होता है, जननिक प्रदेश होता है, और दूसरा क्या है, विशिष्ट प्रदेश होता है, स्पेसिफिक होता है। विशिष्ट प्रदेश जो है के उदाहरण बहुत कम ना के बराबर देखने को मिलते हैं। विशिष्ट प्रदेश के उदाहरण, इसीलिए इसको अलग हमको समझना यही है, ठीक है ना। विशिष्ट प्रदेश के उदाहरण बहुत कम देखने को, ना के बराबर देखने को मिलते हैं। विशिष्ट प्रदेश का मतलब होता है कि ऐसा प्रदेश जो और कहीं देखने को ना मिले हमको। तो ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जो और कहीं देखने को ना मिले। दूसरा, ठीक है ना, जैसे इस धरती पर कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जिसकी तुलना में और कोई ना हो, ये एक उदाहरण है। लेकिन एक प्रदेश की अगर कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे कि ऐसा प्रदेश, ऐसा स्थान दूसरी जगह पर हमको देखने के लिए ना मिलता, ठीक है ना। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है ना। अब जननिक प्रदेश में जो होता है, इसमें एक होता है समरूप लाक्षणिक प्रदेश और या कार्यात्मक या कर्मोपलक्षी प्रदेश होता है, ठीक है ना। अब इसमें जो होता है एकल प्रदेश, बहुल प्रदेश या संपूर्ण प्रदेश। अब इसका सामान्य सा अर्थ ये है कि एकल में जिसमें एक तत्वों की विशेषता देखने को मिलती है। अभी हमने बात किया जैसे कोई मृदा प्रदेश हो गया, मृदा प्रदेश में तो एक ही तत्व देखते हैं हम ना, मृदा प्रदेश में कि किस प्रकार की संरचना वाली मृदा पाई जाती है, उसे हम एक मृदा प्रदेश करते हैं। अब देखिए उस मृदा प्रदेश में मृदा कई प्रकार की होती है, कोई जलोढ़ मृदा होती है, कोई लाल मृदा होती है, काली मृदा प्रदेश हो गया, लेटराइट मृदा प्रदेश हो गया, पर्वतीय मृदा प्रदेश हो गया, होता है ना। तो उनकी विशेषताओं के आधार पर उनको अलग अलग मृदा प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। यहाँ पर एक तत्व की प्रधानता है, यहाँ पर एक तत्व की प्रधानता है, जबकि बहुल मृदा प्रदेश क्या होता है, बहुल मृदा प्रदेश जिसमें दो तत्वों या कई तत्वों की प्रधानता होती है, ठीक है ना। अभी हमने बात किया जैसे जलवायु प्रदेश में दो तीन तत्व उसमें सम्मिलित होते हैं, ठीक है ना, जिसे हम जो है बहुल मृदा प्रदेश कहते हैं। अब उसमें अगर दोनों विशेषताएं अगर हमको देखने को मिलती हैं तो संपूर्ण मृदा प्रदेश कोई एक ऐसा बड़ा क्षेत्र होता है, बृहद क्षेत्र जिसमें कई विशेषताएं हमको देखने को मिल जाए, ठीक है ना। तो उसे संपूर्ण मृदा प्रदेश, संपूर्ण विषय प्रदेश या क्या नाम है, लाक्षणिक प्रदेश के नाम से हम लोग उसको जानते हैं, ठीक है ना। अब इनके अनुसार एक काम्पेज प्रदेश होता है, जब सब मिल जाते हैं ये डी ह्यूटिल्सी के अनुसार, कि जिसमें जो है एक सारी विशेषताएं हमको देखने को मिले, ठीक है ना। 16 तत्व बताए नहीं थे अभी वो, कि 16 तत्वों की विशेषता जब देखने को मिलती है तो काम्पेज प्रदेश की श्रेणी के अंतर्गत आता है। जबकि इनका जो कर्मोपलक्षी प्रदेश होता है ये बहुत एक्टिव होता है। जैसे मान लीजिए कि एकल कार्यात्मक, बहुल कार्यात्मक या संपूर्ण कार्यात्मक में होता है, जैसे कोई एक नगर प्रदेश हो गया, कोई एक नगर प्रदेश हो गया, या कोई एक औद्योगिक रीजन प्रदेश हो गया। औद्योगिक प्रदेश होता है ना, या नगर प्रदेश होता है, नगर रीजन होता है। तो औद्योगिक नगर प्रदेश कहीं ना कहीं उसमें भी देखा जाता है कि किस चीज का औद्योगिक क्षेत्र है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे इंडस्ट्रियल रीजन में कहीं गए होंगे अगर आप लोग, तो देखे होंगे कि एक ही वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, कई फैक्ट्रियां लगी है, एक ही वस्तु का निर्माण हो रहा है। ऐसा आप लोगों ने देखा है कहीं, ऐसा होता है, ठीक है ना। और कहीं कहीं होता है एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब डेवलप हो जाता है, और वहाँ पर ये होता है कि कई चीज़ों के कारखाने, वहाँ कई वस्तुओं को बनाने के लिए कारखाने लगे होते हैं, ठीक है ना। और कुछ ऐसे नगर भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये फंक्शनल होते हैं, ये जो होते हैं फंक्शनल होते हैं, इनका जो विस्तार होता है
और इनका जो संकुचन होता है ये हमको दिखाई पड़ता है, स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अभी आप लोगों ने आज के 10 साल पहले जो लखनऊ 15 साल पहले गया रहा होगा, तो लखनऊ का जो स्वरूप रहा होगा, आकार रहा होगा, वो कुछ अलग रहा होगा। चाहे वहाँ की सड़कें हो गई, या वहाँ का कोई फ्लाईओवर का सिस्टम हो गया, या वहाँ का विस्तार हो गया, बाह्य विस्तार हो गया। देखिए, नगरों का दो तरीके से विस्तार होता है, एक क्षैतिज विस्तार होता है, एक ऊर्ध्वाधर विस्तार होता है, ठीक है ना। एक क्षैतिज होता है, एक ऊर्ध्वाधर होता है। जब क्षैतिज विस्तार जो है पूर्ण लगभग हो जाता है, मतलब जब उसके पास जगह नहीं रह जाती है, तब जानते हैं क्या होता है, ऊर्ध्वाधर विस्तार होता है नगरों का। ऊर्ध्वाधर का मतलब पहले 2 मंजिलों की इमारतें बनेंगी, फिर 4 मंजिलों की बनेंगी, फिर 10 मंजिलों की बनेंगी, फिर कितने की बनेंगी, बुर्ज खलीफा बनेगा। फिर नाम सुना आप लोगों ने, विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा तब बनेगा। तो क्षैतिज विकास की जब संभावनाएं कम हो जाती हैं, तब ऊर्ध्वाधर विकास शुरू हो जाता है। हमारे लखनऊ में भी शुरू हो गया। ये सामान्य रूप से जब जनसंख्या दबाव उस नगर पे अधिक होने लगता है, तब जो है ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है, ऊर्ध्वाधर विकास। तो कहीं ना कहीं ये एक्टिव है, फंक्शनल है, ठीक है ना। ये जो है कर्मोपलक्षी हैं, कार्यात्मक है, मतलब इसमें एक्टिव ये कार्य होते रहते हैं, चाहे यह उद्योग हो या वो नगर हो, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं, ये सब आप तो कर ही लेंगे, इसमें बहुत बड़ी चीज ये सब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है भूदृश्य की संकल्पना, इसमें हम लोगों ने बात नहीं किया था, नहीं, ठीक है ना। चलिए, भूदृश्य की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड स्केप, ठीक है। इसमें दो चीज होता, कोई भी लैंडस्केप होता है, दृश्य भूमि जिसे हम लोग कहते हैं, तो वो दो तरीके के होते हैं। वो कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक प्राकृतिक जो है लैंडस्केप होता है, और एक जो होता है वो सांस्कृतिक लैंडस्केप होता है। प्राकृतिक दृश्य भूमि और सांस्कृतिक दृश्य भूमि। अब आप लोगों को इन दोनों में अंतर बताना होगा, क्योंकि ये बातें बहुत बार हो चुकी हैं क्लास में। प्राकृतिक दृश्य भूमि हम किसे कहेंगे, जिसका निर्माण प्रकृति प्रदत्त हो, बहुत सही, जिसके निर्माण में मनुष्य का कोई हाथ ना हो सके। अब तो आप समझ गए होंगे ना कौन कौन सा प्राकृतिक। और सांस्कृतिक दृश्य भूमि वो होते हैं जिनके निर्माण में मानव का पूरा योगदान होता है, हाथ होता है, मानव के द्वारा ही किए जा सकते हैं। अब आप लोग खुद ही समझ गए होंगे, जैसे नगर का निर्माण, गांव का निर्माण, परिवहन के साधनों का निर्माण, समुद्री जल मार्गों का निर्माण, वायु मार्गों का निर्माण है। अभी हम लोग रोड देख लेंगे, या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कल्चरल लैंडस्केप की श्रेणी में आती हैं, ठीक है ना। ये भी एक जो है इसकी संकल्पना है, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट है स्थानिक अंतःक्रिया की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल इंटरेक्शन। स्थानिक अंतःक्रिया का अभिप्राय दो या अधिक क्षेत्रों के बीच होने वाले पारस्परिक प्रतिक्रिया, स्थानांतरण या संयोजन से है। इस संकल्पना की विस्तृत व्याख्या उलमैन के द्वारा किया गया। उलमैन ने जो है स्थानिक अंतःक्रिया की संकल्पना के बारे में बताया। अब देखिए, कोई भी स्थान है या स्थानिक अंतःक्रिया का दो या अधिक क्षेत्रों के बीच कोई भी क्षेत्र है, वो जो है आपस में कोई आत्मनिर्भर नहीं होता, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जो है वो अंतःक्रिया को करना ही करना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि जैसे दो नगर हैं, दो नगर होते हैं, एक बड़ा लखनऊ मान लीजिए, एक सीतापुर मान लीजिए, है ना। तो क्या लखनऊ सीतापुर या लखनऊ बाराबंकी या लखनऊ उन्नाव या रायबरेली में संबंध होता है कि नहीं होता है,
है कि नहीं है? एक दूसरे से क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। कैसे करते हैं? क्या लखनऊ सीतापुर से कुछ लेता है? क्या सीतापुर लखनऊ से कुछ लेता है? वही तो बताना है, क्या लेता है क्या देता है, वही तो बताना है। व्यापार करता है, बहुत अच्छी बात। आयात निर्यात सब व्यापार करता है ना भाई। जो जरूरत के सामान कहाँ सीतापुर में नहीं है, तो लखनऊ से ले लेता है, और जो लखनऊ में नहीं है ले लेता है ना। अब जैसे दैनिक समाचार पत्र जो होता है, मान लीजिए सीतापुर में नहीं छपता है, लखनऊ छप गया, गाड़ी से चला गया, पहुंच गया। सेवा दिया कि नहीं दिया? लखनऊ ने सेवा दे दिया। अब मान लीजिए कि सब्जियां, हरी सब्जियां, डेयरी के सामान, ये लखनऊ में होता है कि नहीं होता है? बहुत कम मात्रा में होता है। जनसंख्या इतनी है कि दूध थोड़ो जो है वो वहां उपलब्ध करा पाएगा लखनऊ अपने लोगों को, सब्जियां थोड़ो उपलब्ध करा पाएगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में विरल आबादी है, खेती ज्यादा होती है, सब्जी की खेती, दूध की खेती ज्यादा होती है, दूध का मतलब प्रोडक्शन। तो वो क्या करते हैं, ताकि यहाँ बेच देते हैं, अधिक मूल्य पा जाते हैं। एक दूसरे से अंतःक्रिया है कि नहीं है? एक स्थान से दूसरे स्थान इंटरेक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो संकल्प है इनका एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा जो है क्या मॉडल्स इन्होंने दिया है इस पर। जब आप अर्बन ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें उलमैन का जो है मॉडल आएगा, ठीक है ना, पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। ये तो अभी हम लोग संकल्पना पढ़ रहे हैं। एक है संसाधन की संकल्पना। संसाधन एक प्राकृतिक संसाधन होते हैं, एक मानवीय संसाधन होते हैं। संसाधनों के बारे में बात हुई थी कि नहीं हुई थी? हुई थी ना। संसाधनों के बारे में बात हुई थी। संसाधन वे होते हैं जो मानव के ज्ञान और तर्क का प्रयोग होता है उसमें, और मानव के लिए वो उपयोगी हो जाता है, वही तो संसाधन है। कई बार हमने चर्चा किया था। और वो एक प्राकृतिक होता है और एक मानवीय होता है। प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो प्रकृति प्रदत्त होते हैं, लेकिन मानव अपने ज्ञान और तकनीकी का प्रयोग करके अपने लिए उपयोगी बना लेता है कि नहीं ऐसा? जैसे जल संसाधन है ना, जल संसाधन है ना, सर्व सुलभ है, लेकिन अब सर्व सुलभ नहीं, अब दुर्लभ सुलभ होने वाला है। वो फ्री में हमको मिलता था 20 लीटर 1 लीटर पानी बिस्लरी वाला मिल जाता है 20 रुपए का। हाँ, तो मनुष्य ने इसका क्या किया, प्रयोग किया, कई स्वरूप में किया। हम पीने के लिए प्रयोग करते हैं, सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं, खेतों को पानी पिलाते हैं ना। उसके बाद में इससे हम लोग ईंधन भी बना लेते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लगा करके, नदियों के बाद बना करके, पानी को टरबाइन पे गिरा करके उससे बिजली पैदा कर लेते हैं। तो मनुष्य ने क्या किया, अपने ज्ञान और तकनीकी का प्रयोग किया कि नहीं किया? और उसका देखिए किस मात्रा में में एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया उसको, और वो एनर्जी मानव के लिए कितना हितकारी है, कितना लाभदायक है, शक्ति प्रदान कर दिया उसको। उससे उद्योग चल रहे हैं, उससे प्रकाश मिल रहा है, हमारी मोबाइल चार्ज हो रही है ना। मोबाइल ना चार्ज अभी देखिए तूफान आ जाएगा, है? आदमी बेचैन हो जाएगा, खाना नहीं खाएगा, है ना। हाँ, तो ये स्थिति है। तो प्राकृतिक संसाधन बहुत सारा है। आप वो सारे प्रकृति प्रदत्त तत्वों की बात कर सकते हैं संसाधन के रूप में, जो आपके लिए उपयोगी हो, क्योंकि आप मानव और आपके लिए उपयोगी हो, चाहे जो। अब आपको समझना है क्या क्या चीजें हैं। बातें बहुत, संसाधन हम बात करेंगे, बहुत लंबा क्लास है वो, ठीक है ना, संसाधन पर।
बात होंगी उसमें। जब आपका थर्ड सेमेस्टर आएगा ना, उसमें बात होगी संसाधन पे। तो वो सारी चीजें, चाहे वो खनिज से बात हो या और कोई चीज हो, प्रकृति पद्धति हो, मानव ने अपने ज्ञान और तकनीकी का प्रयोग करके उसको उपयोगी बना लिया। और जो मानवीय संसाधन है, जो मानव के द्वारा स्वयं वो निर्मित हो, जैसे एक मानव खुद एक संसाधन है, मानव खुद एक संसाधन है। क्या सारे मानव संसाधन हो सकते हैं? हो सकते हैं। एक है, क्या मानव सभी मानव संसाधन हैं? क्या सभी मानव संसाधन हो सकते हैं? हो सकते हैं, लेकिन है नहीं। अब कैसे बताइए? कुछ निठल्ले ऐसे घूमते रहते हैं दिन भर पूरा, उनकी उत्पादकता शून्य होती है, माइनस में अपने घर को लेके चले जाते हैं, दिन भर चाड़ के खाएंगे, माँ बाप को गाली देंगे। होता है कि नहीं होता है? इर्द गिर्द आपको मिल जाएंगे बहुत कुछ लोग ऐसे। तो क्या ऐसे लोगों को आप मानव संसाधन की श्रेणी में रखेंगे? भाई, जिसकी यह उत्पादकता शून्य है, उसको हम कैसे मानव संसाधन की श्रेणी में रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो मानव संसाधन कौन संसाधन हो सकता है? जिसकी उत्पादकता हो। जिसकी क्या हो? उत्पादकता। और उत्पादकता होने के लिए क्या होना चाहिए? कौशल। अभी मैम आधे घंटे कम से कम। कुछ है? कुछ है क्या? कब से है? हाँ, हाँ। चलिए ठीक है। हाँ, करा ये नहीं तो होगा तो। अच्छा जी, ठीक है मैम, बात करेंगे। आपसे तो बात ही करना है। हाँ। तो सभी संसाधन, मानव जो है संसाधन नहीं, जो कौशल परक हो, जिनकी प्रोडक्टिविटी हो। अब आप लोग खुद तय करिए कि प्रोडक्टिविटी किसकी है। 18 साल से ऊपर का जो व्यक्ति है और 60 साल से नीचे का, ये कार्यशील आबादी होती है। ये क्या होती है? कार्यशील होती है। अगर इनकी उत्पादकता, इस एज ग्रुप की उत्पादकता अगर शून्य है, तो वो संसाधन नहीं। ठीक है ना? उत्पादकता बढ़ाइए, अपने अंदर कौशल लेके आइए। भाई, आप दूसरे चीज में दिमाग, ज्ञान और तर्क का प्रयोग करके उसकी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, तो अपनी स्वयं की उत्पादकता नहीं बढ़ा सकते? बढ़ा सकते हैं ना? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना? तो बहुत सारी बातें मानव संसाधन में भी है। ठीक है ना? जब रिसोर्स की बात हम लोग करेंगे तो सारी बात हम लोग करेंगे। ठीक है ना? चलिए, हम सोच रहे हैं संकल्पना आज खत्म कर दें, तब फिर जो है। ठीक है ना? आप लोग कहीं थक वक तो नहीं रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? प्यास वास तो नहीं लगी है ना? चलिए, एक छोटा सा बॉटल आप लोग रखिए, पानी, शरीर को पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना? और खोल के जैसे जरूरत पड़े पी लीजिए। ठीक है? ये चीज है। अब देखिए, मानव पर्यावरण की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, बहुत गहरा संबंध है इनका। क्या है? बहुत गहरा संबंध है इनका, मानव पर्यावरण का। 3 विचारधाराएं आती हैं इसमें। ये हालांकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट थर्ड यूनिट में आप में पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन संक्षेप में हम बात करेंगे। इसमें जो है एक नियतिवाद है, एक संभववाद है, एक नौ निश्चयवाद है। ये तीनों अलग अलग विचारधारा है। मानव पर्यावरण के बीच संबंध को ये मजबूत करना चाहते हैं। ठीक है ना? इसमें क्या है भाई, पर्यावरण तो मानव को प्रभावित करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मानते हैं इस चीज को आप लोग? बिल्कुल। इसमें नियतवाद में कहता है कि जो प्रकृति होता है ना, प्रकृति को समझते हैं ना, पर्यावरण, ये सर्वशक्तिमान होता है और ये मानव को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। मानव को पूर्ण रूप से
प्रभावित करता है। और सब कुछ यही है, जब चाहे जो कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। वहीं उसके विपरीत संभववाद में क्या कहते हैं? संभववाद के जो विचारक हैं वो कहते हैं कि प्रकृति तो है, प्रभावित करता है, लेकिन वो प्रकृति मानव का विजेता नहीं है। वो मानव का विजेता नहीं है। मानव जब चाहे वो प्रकृति में हस्तक्षेप कर सकता है, छेड़छाड़ कर सकता है, और करता भी है। तो कैसे करता है, क्यों नहीं करता है? समुद्रों में जहाज चला दिया कि नहीं दिया? हवाओं को चीरता हुआ जो है जहाज चला दिया ऊपर वायुयान, चंद्रमा पे क्या भेज दिया या नहीं? चंद्रयान भेज दिया। पहाड़ों की चीर करके सुरंग बना दिया। वर्षा करवा देता है, कृत्रिम वर्षा करवा देता है। करता है कि नहीं करता है? तो फिर संभववादी के निश्चयवादी क्या कहते हैं? कहते हैं ठीक है, करते तो है, ठीक है, हस्तक्षेप खूब करे, लेकिन प्रकृति उसकी दंड देती है। प्रकृति उसका दंड देता है। एक सीमा से ज्यादा जब आप छेड़छाड़ करेंगे किसी के साथ ना, तो कानून आगे आ जाएगा। उसका निश्चयवाद का कानून आगे आ जाएगा। फिर क्या कहेगा? लैंडस्लाइड हो गया, क्लाउड बर्स्ट आ गया, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी, सुनामी, आपदाओं के द्वारा क्या करता है? अपने बैलेंस को बराबर कर। सारा जो छेड़छाड़ है ना, ये अंतर्द्वंद चलता रहता है दोनों के बीच। दोनों के बीच क्या चलता रहता है? अंतर्द्वंद चलता रहता है। फिर तीसरा व्यक्ति आया, भैया मत लड़ो, आप लोग काहे लड़ रहे हो आपस में? आपस में दोनों लोग भाई भाई, मत लड़ो, तुम भी बड़े रहो, तुम भी बड़े रहो। भाई साहब आगे नौ निश्चयवाद। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध विद्वान ग्रिफिथ टेलर महोदय, वो नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनका कहना भैया लड़ो मत, ऐसा है प्रकृति भी सर्वशक्तिमान है, मानव भी है, छेड़छाड़ कर सकता है, करता भी है, लेकिन देखिए आपको एक निश्चित सीमा तक परिवर्तन करना चाहिए। जो संसाधन है ना, प्राकृतिक संसाधन, एक निश्चित सीमा तक उसका उपयोग करना चाहिए, ठीक है ना? जिस तरीके से उन्होंने रुको और जाओ का एक सिद्धांत दिया, कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो ट्रैफिक पुलिस होता है, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या करता है? खड़ा रहता है, रुको 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 रुको, जाओ 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 जाओ, फिर रुको रुको रुको, इनको भेजो। अगर ये व्यवस्था बनी रहती है कि नहीं बनी रहती है? और अगर ना रहे, वो इधर से हारन ये मारे वो मारे, किसी का पैर टूटे, किसी का हाथ टूटे, होता है कि नहीं होता है? तो वो ट्रैफिक पुलिस की तरीके से काम करना है, जिससे सारी व्यवस्थाएं बनी रहे। जियो और जीने दो की कहानी है। उतना ही हस्तक्षेप करिए जितना वो सहन कर सके, ठीक है ना? दोनों लोगों को उन्होंने समझाने का प्रयास किया। बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, अलग अलग विचारधारकों का जो विद्वान हैं उनके अलग अलग मत हैं। इन सारे बिंदुओं पे हम लोग थर्ड यूनिट आप लोगों का पार्ट है, विस्तृत भाग है, तो उसमें हम लोग बात करेंगे। अभी तो हम लोग संकल्पना पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? उस पर भी बात होगी। एक लास्ट आपका एक पॉइंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल। आप लोगों में नया टेक्निक आपके सिलेबस में भूगोल में जोड़ा गया है, जिसमें ये है कि जैसे एक मापनी होती, स्केल होता है, एक मापक होता है, और मापक के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों का जो क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, उसका एक मानचित्र तैयार किया जाता है, जिससे क्या होती है? शुद्धता जो किसी भी चीज की बनी रहती है। तो ये रहा भूगोल की कुछ मौलिक संकल्पनाएं जो थी, उन पे हम लोगों ने संक्षेप में बात किया और समझने का प्रयास किया, ठीक है ना? नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो द्वैतवाद है। द्वैतवाद में हम लोग नेक्स्ट वर्किंग डे में हम लोग बात करेंगे आप लोगों से, ठीक है ना?